नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस मेंस पेपर 5 के अंतर्गत। आज हम एक नए टॉपिक उत्तर प्रदेश के भूमि सुधार और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर 5 में 11th पॉइंट आपका इससे संबंधित है और चूंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक में इसको दे रखा है, दैट मीन्स कि इससे आपकी क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार और इसके प्रभाव। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके अंदर उठेगा वो ये कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की जो पूरी प्रक्रिया है या जो आप आंसरिंग करेंगे वो कहाँ से शुरू की जाए। ठीक है, क्या इसे आजाद भारत के बाद शुरू करना है या उससे पहले से लेना है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार या भूमि की समस्या आपकी शुरू हो जाती है औपनिवेशिक सत्ता के दौरान। ठीक है, औपनिवेशिक सत्ता के दौरान ये समस्या पैदा हो जाती है। औपनिवेशिक सत्ता के दौरान से जब हम इसे लेते हैं तो आपकी आंसरिंग काफी बेटर मोड में होगी। और हाँ, अगर आंसर बड़ा हो रहा है तो आप छोटा कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास है इसमें तो हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत आप इसकी करें जब आए तो आजाद भारत के बाद नहीं, आप इसे औपनिवेशिक सत्ता के दौरान से शुरू करें, क्योंकि वास्तव मूल समस्या भूमि की तभी उत्पन्न हुई, भूमि की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और तभी सुधार के लिए प्रयास किए गए। समस्या के बाद ही सुधार की बात होती है। ठीक है, फिर इसके देखेंगे कि आगे चल के कितने ऐसे प्रयास किए गए और उनका फल क्या मिला, परिणाम क्या मिला, क्या वास्तव में भूमि सुधार की जो प्रक्रियाएं अपनाई गई वो सफल रही या नहीं रही, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक बेहतर अप्रोच के लिए इसे इसकी जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके औपनिवेशिक सत्ता के दौरान से। ठीक है, भूमि सुधार। भूमि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आपका भूमि। ठीक है, भूमि में समस्या उत्पन्न हुई तो भूमि में तो कोई समस्या नहीं। यहाँ एक चीज और याद रखिए, यहाँ भूमि सुधार का मतलब उसकी उर्वरा शक्ति को पुनः पाना नहीं है। ठीक है, या उसमें जो भी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ भूमि सुधार का मतलब है कि भूमि संबंधों में, ठीक है, जो भी भूमि संबंध होते हैं किसान और सरकार के बीच, औपनिवेशिक सत्ता के दौरान किसान, सरकार और जमींदारों के बीच, तालुकेदारों के बीच। ठीक है, तो उन संबंधों की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर आप भूमि की समस्याएं, उनकी घटती उर्वरा शक्ति उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास, ये सब नहीं करना। ठीक है, ये एक अलग हो, कंफ्यूज ना हुई। यहाँ भूमि सुधार का मतलब भूमि संबंधों से है। तो भूमि की समस्याएं बढ़ी औपनिवेशिक काल में, और समस्या क्या थी आपकी, नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई। नई भू राजस्व व्यवस्था, और ये व्यवस्थाएं क्या थी आपको पता है, स्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है आपका रैयतवाड़ी, और तीसरा है आपका महालवाड़ी। ये सब आपको पता है, पर भूमि की बात होगी तो भूमि की समस्या में इनकी चर्चा जरूर। ये आपको उत्तर प्रदेश में था, बनारस मंडल में, पूर्वांचल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। महालवाड़ी आपकी शेष उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, कृषि आंदोलनों में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं करेंगे। शेष संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था इसे, शेष संयुक्त प्रांत। रैयतवाड़ी यहाँ नहीं थी, तो रैयतवाड़ी को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बाद आपकी जमींदारों के द्वारा शोषण की बात आई। इसमें जमींदार स्वयं शोषण का शिकार थे और अपना
अपना जो अपने ऊपर जो अत्याचार जमींदारों के ऊपर हो रहा था अंग्रेजों इस अंग्रेजी कानून के द्वारा, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसानों पर। ठीक है, तो किसान यहाँ त्रस्त हो गए। महालवाड़ी में स्थायी बंदोबस्त में जो समस्या थी कि सरकार का कर जो है, जो टैक्स ले रही थी, लगान ले रही थी, वो फिक्स हो गया था और उसे बढ़ाने, चूंकि स्थायी बंदोबस्त तो बढ़ा भी नहीं सकती थी, तो उसने नई तरह के अपनाए महालवाड़ी के रूप। यहाँ वो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है, एक गांव का या कुछ गांव का मिला के लगान निश्चित किया जाता था और एक व्यक्ति के निर्देशन में उसे इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ सरकार किसानों से संबद्ध हो गई महाल के माध्यम से, और वहां किसानों की दुर्दशा सुधारने का कोई विकल्प नहीं था। तो ये समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, और किसान इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर गया। ठीक है, नकारात्मक असर बढ़े, समस्या बढ़ी, तो किसानों में क्या बढ़ा, असंतोष बढ़ा, और असंतोष का परिणाम आया आपका विद्रोहों में। सर्व प्रमुख विद्रोह, पहले छोटे छोटे विद्रोह होते रहे स्थानीय स्तर पर, उनका कोई तात्पर्य मतलब नहीं था। ठीक है, और जो बड़ा विद्रोह हो गया आपका 1857। ठीक है, और इसमें संयुक्त प्रांत उत्तर, तत्काल इस समय के उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ जमींदारों ने भी हिस्सा लिया था अन्य राज्यों की तुलना में। ठीक है, तो किसान यहाँ पर विद्रोह में अपनी जो पीड़ाएं थी, अपनी जो समस्याएं थी, उनको रख के इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। ठीक है, और ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक संकट पैदा किया। औपनिवेशिक सत्ता का यहाँ वो भी हो जाता है, पतन भी हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार इसे अपने पूरे प्रशासन को अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो अब इतना हो गया, अब देखते हैं कि तरीका क्या है कि हम इसके अंतर्गत बढ़े। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो भी ब्रिटिश सरकार असंतोषों के बाद कानून बनाती थी, ठीक है, उनके परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो सरकार ने प्रयास किया वो था 1857 के विद्रोह के बाद। संभवतः किसानों के विद्रोह को देखते हुए ही इसे लागू किया गया, लेकिन ये किसानों की भलाई के लिए नहीं था, वास्तव में सरकार अपनी खुन्नस निकाल रही थी। ये है आपका पहला हो गया आपका अवध लगान वसूली अधिनियम। अवध लगान वसूली अधिनियम, ठीक है, ये आया आपका 1859 विद्रोह के 1.5 साल बाद। ठीक है, कैनिंग वायसराय बन चुके थे। ठीक है, उन्हीं के समय आया, और इसके द्वारा जमींदारों के हित सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। जमींदारों के हितों के प्रति क्या था, हितों का संरक्षण। दूसरा, किसानों की भी बातें की गई। ठीक है, इस विद्रोह को ऐसा माना गया कि ऐसे विद्रोह दोबारा ना हो, तो सरकार को सतर्कता बरते। लेकिन किसानों के प्रति खुन्नस थी, किसानों के हितों की बात तो की गई, पर क्या हुआ, ईमानदारी पूर्वक नहीं। सरकार, अगर संयुक्त फ्रंट की बात करें तो जमींदारों ने भी विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, लेकिन सरकार का जो अनुभव था वो ये था कि अगर इन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं तो आगे होने वाले किसी भी विद्रोह में हमें इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इस फायदे के लिए ही इस कानून को लागू किया गया। जमींदारियों इसमें के हितों का संरक्षण और उनकी स्थिति, जमींदारों की क्या हुई, स्थिति आपकी सुनिश्चित हो गई, जबकि काश्तकारों को दिखावटी रियायतें मिली। ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं तो क्या हुआ, दिखावटी रियायतें, वास्तव में थी नहीं रियायतें। ठीक है, दिखावटी रियायतें थी। ठीक, एक काम इसमें किया गया, अधीनस्थ काश्तकार दो थे, दो प्रकार के थे। एक तो अधिकार से युक्त काश्तकार थे, दूसरे थे अधीनस्थ थे,
इनको बोला जाता था सिकमी, ठीक है, सिकमी काश्तकार। इनके बेदखली के विषय में बात की गई कि इनको सहजता के साथ बेदखल न किया जाए, ठीक है। लेकिन परिणाम ऐसा था कि जैसे प्रयास ईमानदारी पूर्वक किए नहीं गए थे, दिखावटी होता, तो जिसके परिणाम निकले वो उल्टे ही थे। बेदखली बढ़ गई, उल्टा हो गया सारा, क्योंकि भाषाओं का खेल होता है नियम कानून में, ठीक है। हुआ क्या, बेदखली के मार्ग खुल गए। दूसरा, लगान की वृद्धि बढ़ गई। लगान बढ़ाने के लिए तालुकेदार जमींदारों को जिम्मेदार माना गया, ठीक है। ये हो गया आपका परिणाम में, आपका बेदखली बढ़ी, लगान बढ़ा दिया गया, साथ ही मुकदमेबाजी बढ़ गई। मुकदमेबाजी, ठीक है। जमींदार संपन्न थे, समृद्ध थे, महंगा वकील करने के लिए समर्थ थे और उन्होंने उसको किया भी, ठीक है। तो मुकदमेबाजी बढ़ी और किसानों का के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मुकदमेबाजी कर वो मुकाबला कर सकें, ठीक है। तो इस कानून के द्वारा काश्तकारों को या किसानों को कोई संरक्षण नहीं मिला। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका अवध बंदोबस्त अधिनियम। अवध बंदोबस्त अधिनियम यह है आपका 1868, ठीक है। उस समय वायस रहे थे आपके लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। थोड़ी बहुत सहानुभूति इनको किसानों से थी, ठीक है। बदले की भावना से अंग्रेज थोड़ा बहुत निकल चुके थे 1857 के, और इसमें केवल काश्तकारों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया। उसके जो प्रावधान थे, काश्तकारों को संरक्षण, ठीक है, इसका प्रयास किया गया, ठीक। और ऐसे कैसे काश्तकार, खासकर सिकमी, सिकमी क्या थे आपके अधीनस्थ, ठीक है। इनको कभी भी निकाला जा सकता था, कभी भी बेदखल किया जा सकता था, ठीक है। बेदखली और लगान वृद्धि से थोड़ी सुरक्षा मिली इसमें, लगान वृद्धि से थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी राहत, साथ ही बेदखली से सुरक्षा मिली, पूरी तरह तो नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा ये नियम, ये कानून किसानों के पक्ष में था, सुरक्षा, ठीक है। ये कानून हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा है आपका 1886 में डफरिन के समय आया ये आपका अवध लगान अधिनियम। ठीक है, अवध लगान अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या था, इसमें काश्तकारों को कुछ संरक्षण मिले, ठीक है। जैसे काश्तकारों को क्या मिला, काश्तकारों को कानूनी अधिकार मिले, कानूनी अधिकार। और क्या बातें थी इसके अंतर्गत, लगान वृद्धि की सीमा तय की गई। जहां लॉरेंस के टाइम लगान वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा लगान की सीमा निर्धारित की गई कि भाई इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। और क्या हुआ, बेदखली पर रोक लगा दी गई। तो इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान थे, ठीक है।
पर प्रावधान लाना और उस पर अमल होना अलग बात होती है। ठीक है, प्रभावी होने के बावजूद क्या थे, किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए और समस्याएं क्या पैदा हो गई, जो अकेले खेती से संबंधित समस्या नहीं थी, ठीक है, वो थी आपकी भूमि पर दबाव बढ़ गया, ठीक है, महंगाई बढ़ी, ठीक है, इसमें देश की भी स्थिति परिस्थितियां और वैश्विक परिस्थितियां सब जिम्मेदार थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसान इससे संतुष्ट नहीं हुए और सरकार के खिलाफ नहीं, खासकर जमींदारों के खिलाफ, ताल्लुकेदारों के खिलाफ उनका विद्रोह चलता रहा। ठीक है, और इसका असर क्या हुआ आप देखेंगे कि, और वैश्विक परिस्थितियां जैसे बात करते हैं 86 के बाद जो थी आपकी, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसकी स्थितियां बहुत बदल गई। जब ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए और भूमि पर दबाव बढ़ा, जैसे इस पर चर्चा कर दी, महंगाई बढ़ी क्योंकि सरकार ने बहुत सारे संसाधन इसमें झोंक रखे थे। ठीक है, तो भूमि पर भी दबाव बढ़ा, महंगाई बढ़ी, जो लोग निकाले गए उन्होंने भूमि की मांग की, खरीदने के लिए आगे बढ़े और इसका फायदा उठाया अवध के तालुकेदारों ने। ठीक है, अवध क्या, संयुक्त प्रांत के तालुकेदारों ने। बेदखली बढ़ गई, जहां रोक लगी थी 88-86 के द्वारा, इस समय ऐसा था कि बेदखली बढ़ गई, उल्टा हुआ। और चूंकि ब्रिटिश सरकार जमींदारों की फिक्रमंद थी, इसलिए उसने ऐसे तौर तरीकों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, फिर इसी बीच हम आप देखते हैं संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन होता है। ये आप किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। संयुक्त प्रांत किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा आपने देखा, और अवध किसान सभा ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। किसानों को कांग्रेस से अलग करने के लिए अब सरकार एक नए कानून की ओर बढ़ रही है भूमि सुधार संबंधी, उसको आप देखिए। अब आया आपका अगला कानून अवध किसान सभा के बाद, तो 3 हो गए। ये था आपका अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम। अवध लगान अधिनियम था 88 में, मालगुजारी को भी लगान ही बोलते हैं, आप चाहें इसकी बजाय लगान लिख लीजिए। अवध लगान 1886 में जो था उसको बदला गया। उन्नीस सौ 1921। इसमें काश्तकारों को उनकी मांगों के क्रम में, ठीक, काश्तकारों को सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। ठीक है, तालुकेदारों के खिलाफ जो उग्र विद्रोह बढ़ रहे थे उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, भूस्वामियों ने अब समझौतावादी रुख अपनाया था क्योंकि उनका नुकसान भी शुरू हो चुका था इन विद्रोहों से लगातार। ठीक है, और काश्तकारों के साथ उनके संबंध किनके, भूस्वामियों के अच्छे हो सके, इसके लिए उन्होंने इस एक्ट को लाने का प्रयास किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इसे लाया गया। ठीक है, और इसमें जो चीजें थी वो क्या कहते हैं, ठीक है, बेदखली से सुरक्षा, बेदखली से सुरक्षा मिली इस कानून से। दूसरा, नजराना एक समस्या थी, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लगान निर्धारण की समस्या, लगान की सीमा तो निर्धारित कर दी गई, पर ये वास्तव में कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, इसके लिए क्या था, एक अधिकारी की उपस्थिति में भूस्वामी और किसान मिलकर लगान की सीमा तय करेंगे। लगान की सीमा अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में तय होनी थी। ठीक है,
और ठीक है, तो इस तरह काश्तकारों को बेदखली से सुरक्षा मिली। ठीक है, नजराना समाप्त हो गए, लगान सीमा जो है आपके अंग्रेज अधिकारी के उसमें उनके साथ थी। ठीक है, हाँ इतने पर्याप्त। बाकी किसान आंदोलन में आपने इसको डिटेल से पढ़ा ही, ज्यादा आंसर बड़ा होगा तो आपको लिखने में भी दिक्कत होगी। इतना आप इतने प्रावधान आपने लिख दिए, लेकिन इसका परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं रहा। कुछ क्षेत्रों में इसके खिलाफ हो गए, एक का आंदोलन आपका इसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये बहराइच, हरदोई और सीतापुर क्षेत्र में फैला। परिणाम स्वरूप सरकार को एक नए कानून की ओर बढ़ना पड़ा, और वो ही था आपका आगरा काश्तकारी। 1926, ठीक है, ये कानून आ गया आपका। ठीक है, कुल मिलाकर जितने भी कानून आ रहे थे कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा। इसमें भी वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं कि काश्तकारों के हितों का ये प्रतिनिधित्व ये भी नहीं कर रहा था। ठीक है, भूस्वामियों को यहाँ रियायत मिली, भूस्वामी रियायत प्राप्त करने में कुछ सफल रहे। और फिर वही रटा रटाया काम, बेदखली की सुरक्षा का मिला आपको किस काश्तकारों को। ठीक है, चूंकि ये भी संतुष्ट कर पाने में किसानों को असफल रहा, तो एक नया आंदोलन शुरू हो गया कर ना अदायगी का। ठीक है, 1930-31 में कर ना अदायगी कब शुरू हुआ था? 1930-31। इसी में एक नारा और यूज होता है, लगान नहीं राजस्व नहीं। लगान नहीं, ये नारा था इस समय का। विद्रोह तगड़ा था। ठीक है, अतः आगे एक नया कानून बनाना पड़ा, इसको देख लेते हैं। अच्छा, संयुक्त प्रांत लगान बकाया अधिनियम। संयुक्त प्रांत लगान बकाया अधिनियम। ठीक है, ये आया आपका 1932। वास्तव में इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही थी किसानों को लगान की अदायगी की, और कारण था एक तो उत्पादन क्षमता कम हो रही थी। ठीक है, तरह तरह के ऐसे कानून थे जो प्रतिगामी थे किसानों के लिए, किसानों के हितों का संवर्धन नहीं कर रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ गई वो थी वैश्विक महामंदी। ठीक है, ये दौर था वैश्विक महामंदी का। और उसका चूंकि वैश्विक है तो असर हर जगह था, वैश्विक महामंदी। ठीक है, वैश्विक महामंदी कब आई? ठीक है, 1929-30 के आसपास ही आई। ठीक है, और इसने हर क्षेत्र में कमर तोड़ दी थी। ठीक है, किसान लगान अदा करने में असफल रहे। ठीक है, और जब उनसे लगान वसूली के जबरदस्ती प्रयास किए गए तो विद्रोह भड़क गए। ठीक है, लगान दर उच्च थी और महामंदी के दौर में वो लगान को अदा करने में असफल रहा। ठीक, विद्रोह शुरू हुए तो सरकार को क्या करना पड़ा? बकाया लगान बकाया अधिनियम की देकर राहत देनी पड़ी। इस अधिनियम के द्वारा लगान बकाया जो था उसके प्रति कुछ संरक्षण के प्रति कुछ संरक्षण दिए गए।
हालांकि किसानों की मांगे संतुष्ट होती नहीं दिख रही थी, क्योंकि संतुष्ट करने का किसानों के हितों की बात की भी नहीं जा रही थी। किसान कृषि की, अगर कृषि की बात करें तो कृषि ही भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार की आय का मुख्य जरिए थी। औद्योगिकीकरण के इतने प्रसार के बावजूद, ठीक है, भारत के अंतर्गत औद्योगिकीकरण नहीं किया गया, लेकिन जितने भी प्रयास इंग्लैंड में किए जा रहे थे उसका लाभ जितना नहीं मिल रहा था, उससे ज्यादा लाभ देने में आपका कृषि उस समय भी सबसे ज्यादा भू राजस्व पर ही डिपेंड थे, और सबसे ज्यादा इसी के क्षेत्र में इनके द्वारा नियम कानून लागू किए गए, और वो ऐसे थे जो भारत को लूट सके और भारत के किसानों को क्या, हाँ, भारत के किसानों के हितों की बात इसमें कही नहीं थी। यही वो टाइम था जब कांग्रेस में समाजवादी धाड़े का उत्थान हो रहा था और किसान मांगों को अपने से जोड़ना पसंद कर रहे थे, किसानों को उपेक्षित करना नहीं चाहते थे, आंदोलन का हिस्सा बनाकर अपने आंदोलन के स्वरूप का विस्तार करना चाह रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अच्युत पट्टवर्धन, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इन सब लोगों का जो प्रयास था वो किसानों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का रहा, ठीक है, और कांग्रेस के साथ किसान जुड़े भी, और 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो 1937 का विधानसभा चुनाव इनके लिए एक चेंज के रूप में आया। 1937 का विधानसभा का चुनाव क्या परिणाम हुआ? संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। ठीक है, किसान मांगों को उसने स्वीकार किया, जो भी किसानों की समस्या थी उन्हें दूर करने के लिए जो भी मांगे थे उसे स्वीकार किया, किसान मांगों को स्वीकार किया। और एक एक्ट पास किया, ठीक है, एक अधिनियम पारित किया, उसका नाम था, ठीक है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम। संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1939 में से पास किया। ये आपका था 7वां प्रमुख एक्ट। और इससे क्या हुआ, किसानों को मिला जोत का पुश्तैनी अधिकार। ठीक है, किसानों की एक मांग थी कि जमींदारी व्यवस्था खत्म की जाए, लेकिन अभी कांग्रेस सतर्कता के साथ बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि जमींदारों को भी इसे आंदोलन में शामिल करना था, अपने संगठन बनाए रखना था, तो जोत का पुश्तैनी अधिकार इसमें दिया गया। ठीक है, लेकिन चूंकि सरकार दीर्घजीवी नहीं रही और वर्ल्ड वॉर के मुद्दे पर इसने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, तो किसानों को उतना लाभ इसका मिला नहीं, और आगे देश की आजादी के का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात इनके हितों की बातें अब वास्तविक रूप लेने वाली थी। ठीक है, इनके समर्थन में कुछ बनने वाला था। ठीक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, और ये सुनिश्चित तभी हो सकता था जब देश की एक विशाल आबादी अर्थात किसान, ठीक है, कृषक समुदाय इन सुधारों का लाभ उठा सके, इन सुधारों को पा सके। ठीक है, अब भारत सरकार ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन पारित किया है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन यह आया आपका 1951। ठीक है, इसके द्वारा भूमि सुधारों पर इसके द्वारा क्या किया गया, एक 9वीं अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची, और भूमि सुधारों को इसके अंतर्गत डाल दिया। ठीक, उद्देश्य क्या होता है 9वीं अनुसूची में डालने का, भूमि सुधार के जो भी प्रयास थे
इस सूची के अंतर्गत डाले गए। 9वीं अनुसूची में यह होता है कि सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को लागू किया कि जो भी मुद्दे 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे उनको न्यायपालिका से संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्थात हाँ, उनके खिलाफ न्यायपालिका नहीं जाया जा सकता। ठीक है, वो जिस रूप में है उसी रूप में लागू होंगे। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो सके और सक्रिय रूप से सरकार इस क्षेत्र में प्रयास कर सके, इसके लिए भूमि सुधारों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था किसान अभी भी जमींदारों से लड़ने की स्थिति में नहीं। अगला कदम सरकार ने उठाया, ठीक है, अगला आया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश बन चुका है, ठीक है, संयुक्त प्रांत ने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है, ये आ गया। अब किसानों की बातें ईमानदारी पूर्वक, किसानों की जो भी मांगे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक हल करने का प्रयास भारत सरकार और संयुक्त प्रांत की सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाना था। इसके तहत क्या हुआ, तो सबसे प्रमुख मांग थी कि जमींदारी व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई। ठीक है, बड़ी सी समस्याओं की जड़ यहाँ भूमि से संबंधित जो समस्याएं थी उनकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ दूर हो रही थी, जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं, अभी भूमि सुधार ही चल रहा है। ठीक, 9वां, साथ ही अभी यह कानून पर्याप्त नहीं था, किसानों की मांगों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। ठीक है, अगला आया उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम। यह आया आपका 3 साल बाद 1953 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कृषि भूमि के पुनर्गठन की बात की गई। कृषि भूमि का पुनर्गठन अर्थात जो जमीन बटी हुई है उसे फिर से बांटा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाएंगे और उसमें सुधार किया जाएगा। पुनर्गठन व सुधार। दूसरा इसके अंतर्गत क्या था, ठीक, कृषि क्षेत्र को जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी कृषि क्षेत्र में नहर की पड़ेगी, तो नहर के लिए भूमि की व्यवस्था करनी थी। खेतों के बीच में नालियां जाएंगी, ठीक है, नालियों की व्यवस्था करनी थी। चक रोड, ठीक है, आपकी बैलगाड़ी ट्रैक्टर जा सके इसके लिए चक रोड के लिए भूमि की व्यवस्था करनी थी। ये सब इसके अंतर्गत आया। साथ ही चारागाह, इनकी भूमि की व्यवस्था करनी थी जहां पर पशु चराए जा सके। तो आपने देखा कृषि भूमि का पुनर्गठन और सुधार किया गया। उस दूसरा, कृषि क्षेत्र में नहर, नालियां, चक्रोड और चारागाह की व्यवस्था की गई। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा आबादी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। आबादी क्षेत्र में क्या करना था, ठीक है, आबादी क्षेत्र में भी आपको सड़क के लिए भूमि की व्यवस्था करनी थी। ठीक है, सड़क, सरकारी स्कूल के लिए व्यवस्था करनी थी, उसके लिए भी जगह देनी थी आपको। ठीक है, पंचायत भवन के लिए भूमि देनी थी। ठीक है, या अन्य कोई भी ऐसी सार्वजनिक उपयोग की कोई भी ऐसी संरचना खड़ी करना हो, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के द्वारा जो है ये सारी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। दसवां है आपका उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत, उत्तर प्रदेश
अधिकतम जोत, ठीक, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, सीमा आरोपण अधिनियम, यह है आपका 1960, ठीक, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था तो समाप्त कर दी गई, लेकिन जमींदारों के पास जमीन अभी भी बहुत थी, ठीक। तो सरकार सीलिंग एक्ट लाना चाह रही थी, ठीक। सीलिंग एक्ट का अर्थ था कि एक मैक्सिमम इतनी जमीन ही आपको मिल सकती है, ठीक। इसके द्वारा सरकार ने निर्धारित किया कि, और ये भारत सरकार का निर्णय था, ठीक है, 18 एकड़ मैक्सिमम जमीन की सीमा निर्धारित की गई कि इससे ज्यादा सिंचित भूमि किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रह सकती। लेकिन ये स्टेट वाइज अलग अलग था। उत्तर प्रदेश में था, यूपी में मैक्सिमम जोत जो थी आपकी, अधिकतम जोत, यूपी में जोत सीमा कितनी थी कि आज भी 12.5 एकड़, ठीक है। टोटल थी आपकी पूरे भारतीय संदर्भ में 18 एकड़, ठीक है। हो सकता है राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादा रखी गई, पर उत्तर प्रदेश में हर स्टेट का मैंने बताया आपको कि अलग अलग था, और 18 एकड़ से ज्यादा कहीं नहीं पूरे भारत में। ये निर्धारित किया गया कि इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। तो इसके द्वारा भी सरकार ने किसानों के हितों के संरक्षण में प्रयास करने का कदम उठाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार अधिनियम का संशोधन किया गया है। जो आपका 1950 में एक्ट पारित हुआ था, उसका संशोधन है इसमें। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था संशोधन, 1950 वाले का संशोधन, संशोधन अधिनियम 2015, ये अखिलेश गवर्नमेंट में आया, ठीक है। और इसके लाने के पीछे उद्देश्य था कि इसके पहले मायावती सरकार ने एक नियम लागू किया था कि एससी की जमीनें, अनुसूचित जाति की जो जमीनें उत्तर प्रदेश में, वो अन्य जातियां ना खरीद सके, ठीक है। ये नियम बनाया गया था, और जब अखिलेश सरकार आई तो उसने इस नियम को रद्द करके संशोधन पारित किया, और ये था कि एससी की जमीनों को खरीदा जा सकता है, ठीक है, अन्य जातियों के द्वारा भी, ठीक है, जिलाधिकारी की अनुमति के बिना भी। पहले क्या था, जिलाधिकारी अनुमति देगा तभी आप एससी की जमीन खरीद सकते थे, मायावती ने ऐसी व्यवस्था की थी। और अखिलेश ने इसे पलटा कि जिलाधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका एससी जाति की, एससी की शेड्यूल कास्ट की भूमि, शेड्यूल कास्ट की भूमि को अब इस अधिनियम के संशोधन के द्वारा के को अन्य कैटेगरी, पहले एससी की भूमि क्या थी, एससी ही खरीद सकते थे, अन्य कैटेगरी के लोग खरीद सकें। किसके, जिलाधिकारी के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही, अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो दोनों सहमत हैं, एक बेचने वाला तैयार है, दूसरा खरीदने वाला तैयार है, तो वो बेच सकेगा। इससे दो फायदे, एक यहाँ दोनों चीजें, यहाँ एससी को नुकसान भी हुआ, फायदा भी। पहले क्या था कि एससी की भूमि अन्य जाति खरीद रही थी, तो उनके अपने समुदाय के बीच जमीनें कम पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन पैसा अच्छा मिल रहा था। मायावती के कानून के बाद एससी अपनी जमीन का सौदा करने में कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनको अपनी ही जाति में बेचने के लिए बाध्य कर दिया इस कानून ने। इस एक्ट के द्वारा वो अपनी जमीन को महंगे दामों में, एक बार्गेनिंग वाले मुद्दे, बार्गेनिंग वाली स्थिति में आके अपनी भूमि को महंगे या ज्यादा कीमत वसूल करने की स्थिति में ये कानून ले आता है। तो जहां उनकी भूमि असुरक्षित हो गई, वहीं ज्यादा से ज्यादा कीमत भी मिली। तो इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपको देख सकते हैं। तो ये रहे आपके कानून, ठीक है। इन कानूनों के द्वारा भूमि सुधार के प्रयास किए गए। अब देख लेते हैं कि वास्तव में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था, ठीक है।
भूमि सुधार उद्देश्य क्या थे इसको? ये जितनी भी माथापच्ची की गई, इसका उद्देश्य भी निर्धारित होना चाहिए, है ना। तो उद्देश्य था, सबसे बड़ी तो थी आपकी खाद्य सुरक्षा। आप देखेंगे औपनिवेशिक काल में अकालों की बारंबारता बढ़ी हुई थी, ठीक है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति थी, ठीक है। इसे सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसके लिए क्या करना था? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। कृषि किसान उत्साहित होगा तभी उत्पादकता बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज यही है, ठीक है। और फिर भूमि के पुनर्गठन भी किए गए विविध कानूनों के द्वारा, आगे भी आप देखेंगे। तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और इसी के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही दूसरा उद्देश्य क्या था आपका? जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, छोटे किसानों को शोषण से मुक्त कर दिया गया। तो क्या हुआ इससे? उद्देश्य था आपका सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इन भूमि सुधारों के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया। और क्या थे आपके? बार बार क्या लिखे? जमींदारी उन्मूलन किया गया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हो गया, समाप्ति हो गई इसके तहत। तो आपने देखा कि भूमि सुधार के दो मेजर उद्देश्य हैं। एक तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है ये सुधार, ठीक है। और दूसरा ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भूमि सुधार के उपाय क्या है, ठीक है। तो भूमि सुधार के उपाय विविध एक्ट्स में आपने देख लिया, और यहाँ आप व्यवस्थित तरीके से थोड़ा देख सकते हैं। भूमि सुधार के उपाय, तो सबसे पहला उपाय अपनाया गया, आपको पता ही है, जमींदारी प्रथा समाप्त। पहला उपाय आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा हुआ काश्तकारी सुधार। किसानों की समस्या दूर की गई। और तीसरा हुआ कृषि भूमि का पुनर्गठन, ठीक। कृषि भूमि का पुनर्गठन, भूमि सुधार के लिए ये तीन तरीके अपनाए गए। 1950 में ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को। और इसके लिए पता ही आपको, जो एक्ट पारित हुआ था जिसके द्वारा इसे समाप्त किया गया, तो बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ठीक। काश्तकारी सुधार, इसके अंतर्गत तीन उपाय किए गए, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन उपाय किए गए। पहला, लगान का नियमन किया गया। ठीक है, लगान अब बहुत कम हो गई, ठीक है। और क्या किया गया? कास्ट अधिकारों की सुरक्षा, अर्थात जब मर्जी है उसे बाहर नहीं किया जा सकता था। और ये अधिकार सुनिश्चित हुई कि उसको जो भूमि पर अधिकार मिल गया, मालिकाना हक मिल गया। कास्ट अधिकारों की बात की गई, कास्ट अधिकार मिल गए, ठीक है। सुरक्षा लिख सकते हैं आप, कास्ट अधिकारों की सुरक्षा। और तीसरा इसके अंतर्गत है काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना हक, इसे अलग से डिफाइन कर दिए। कारों का भूमि पर मालिकाना हक, ठीक है। तो काश्तकारी सुधार के अंतर्गत आपने देखा लगान का नियमन हुआ, काश्त अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई, और तीसरा मालिकाना हक उनको देकर ताकतवर बनाया। कृषि पुनर्गठन के अंतर्गत दो उपाय बनाए किए गए। पहला उपाय था आपका जोतों की सीमा बंदी, अभी मैंने बताया सीलिंग एक्ट, जोतों की सीमा बंदी।
ये था आपका सीलिंग, CEILIN, स्पेलिंग इसलिए है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यूपी में जो भूमि की सीमा निर्धारित की गई वो क्या थी, 12.5 एकड़। ठीक, इस पर चर्चा हो चुकी, डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। अगला जो कदम उठाया पुनर्गठन के अंतर्गत, 2 उपाय किए गए थे, जोतों की सीमाबंदी और जोतों की चकबंदी। जोतों की चकबंदी, चकबंदी का मतलब जो बिखरी हुई जमीनें थी किसानों की एक जगह लाया जाए, ताकि किसानों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, उसको सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि बिखरी हुई जो जोतों पे उत्पादकता बढ़ाना क्या होता है, कठिन होता है, और किसान इसके लिए उत्साहित भी नहीं होता कि वो उत्पादकता बढ़ाए, ठीक है। अगर जमीन एक जगह होती है तो उत्पादकता के लिए वो प्रेरित होता है। तो आपने देखा कि जोतों के उप विभाजन और उप विखंडन की समस्या के समाधान के लिए चकबंदी लाई गई। किस लिए, जोतों के उप विभाजन रोके जा सके, ठीक है, और उप विखंडन एक ही बात है, जोतों के उप विभाजन को रोकने के लिए इसके द्वारा प्रयास किया गया इसका, ठीक है। अब देख लेते प्रभाव, ये भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है, भूमि सुधार और प्रभाव। तो अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़े। भूमि सुधार के प्रभाव, ठीक है। तो प्रभाव दोनों तरह के पड़े, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक, इन्हीं के अंतर्गत हम देखें तो सकारात्मक में आपका सबसे पहला तो यही है जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, इसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, भूमि का पुनर्वितरण हो सका। इसका क्या तात्पर्य हुआ, भूमि पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण हुआ, अर्थात जमींदारों से जो ज्यादा जो सरप्लस भूमि थी 12.5 एकड़ से, उसे छीना गया और किसानों में बांटा गया। तो भूमिहीन जो लोग थे उन्हें भी जो है भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी, और इसका असर पड़ा आपका कि गरीबी और भुखमरी घटी। गरीबी भुखमरी, इसको नियंत्रित करने में सफलता मिली, साथ ही आर्थिक स्थिति सुधारने में मौका मिला। आर्थिक स्थिति अब किसानों की सुधर रही थी। तो ये हो गया आपका भूमि सुधार के जो प्रयास किए गए थे उनका सकारात्मक परिणाम। लेकिन ये केवल सकारात्मक ही नहीं रहा, इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी आए, और अभी भी सरकारें भूमि सुधार के लिए अग्रसर है। इसका मतलब कि अभी तक समस्या ये दूर नहीं हुई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सीलिंग एक्ट जो है ये काफी विवादित रहा, ठीक है। सीलिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ, किसान ने जो सरप्लस 12.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि थी उसके लिए क्या किया कि अपने ही रिश्तेदारों या अपने नजदीक संबंधियों, रक्त संबंधों को उसने सरप्लस वाली भूमि उनके नाम कर दी। तो सरकार को पुनर्वितरण के लिए जमीन कम मिल पाई। दूसरा, अगर उन्होंने दी भी जमीन तो सबसे घटिया स्तर की जो जमीन थी जिसकी उर्वरा शक्ति ना के बराबर थी, ठीक है, ऊसर रेह कल्लर टाइप की जमीनें, वो जमीनें उन्होंने सरकार को भूमि वितरण के लिए दी सीलिंग एक्ट के तहत। तो इसका बहुत सारा लाभ किसानों को नहीं मिल सका। आप देखेंगे अगला क्या है, चकबंदी। चकबंदी की समस्या क्या थी, उद्देश्य देखिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनका जब अमल किया जाए, ईमानदारी पूर्वक अमल नहीं होता तो ये असफल हो जाते हैं। तो चकबंदी वाली समस्या क्या थी, ये अनियमित है, रेगुलर तरीके से की नहीं गई, ठीक है। जबकि इसमें क्या था, इसे रेगुलर तरीके से किया जाना था, 1-2 बार करके इसे छोड़ दिया गया।
और इसमें सरकारी स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार हुए। ठीक है, जो समर्थ लोग थे वो अपनी भूमि एक जगह लाने में तो सफल रहे, पर बाकी लोगों की बाकी लोगों को जिस उद्देश्य के साथ इसे लागू किया गया था लाभ नहीं मिला। ठीक है, साथ ही सरकार ने भी बड़े काम चलाऊ तरीके अपनाए भूमि सुधार के लिए। सरकार और उनके अधिकारी, ठीक, अधिकारियों के द्वारा ही कार्य किया जाता। क्या थे, काम चलाऊ व्यवस्था ज्यादा दिखा रहे थे, काम चलाऊ। और काम चलाऊ व्यवस्था से क्या होता है, दीर्घकालिक अनुकूल परिणाम नहीं आते। साथ ही ग्रामीण भी जागरूकता से हीन थे। ग्रामीणों में क्या थी, जागरूकता नहीं थी, वो अपने अधिकारों के लिए बहुत लड़ नहीं सकते थे क्योंकि जानकारी नहीं थी, जागरूकता की कमी। जैसा लोगों ने बताया उसे मान लिया, जागरूकता क्या थी, कमी। और नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं, मुकदमेबाजी। जो समर्थ लोग थे उन्होंने किसानों को मुकदमे में फंसाए और अंतहीन प्रक्रिया की तरह मुकदमेबाजी चल रही। दीवानी कानून के अंतर्गत इनके डिसीजन आते हैं और दीवानी कानून बहुत लेट लतीफ होते हैं। ठीक है, पीढ़ियां गुजर जाती हैं, इस मामले में निर्णय नहीं आ पाते। ठीक, तो आपने देखा कि भूमि सुधार के लिए परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, और तत्कालीन सरकारों ने, अंग्रेज सरकार के साथ साथ, ठीक है, आधुनिक आज़ादी के बाद की सरकार नहीं, उस समय की सरकारों ने, जो आप गुलामी की स्थिति में तब क्या प्रयास किए गए, आज़ादी के बाद क्या प्रयास किए गए। ठीक है, और ये अभी भी चल रहे हैं। इसका मतलब है अपने प्रयास इसकी पूरी तरह सफल नहीं हुई और ये नकारात्मक प्रभावों को अभी समेटे हुए है। ठीक है, सकारात्मक परिणाम भी आ चुके हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि प्रयास केवल नकारात्मक है। इस तरह आपने भूमि सुधार और उसके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कवर कर लिया है। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।